हेलो गाइड्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा टैली प्राइम का परिचय, उसे सीखने का उद्देश्य और शिक्षण का आधार यानी कि ऑब्जेक्टिव्स और बेसिस ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंट्स के कुछ कंसेप्ट्स जो कि हमें अकाउंटिंग करने के लिए उसे जान लेना आवश्यक है ताकि आपके बिजनेस के व्यवहारों को आप अच्छे से समझ सकें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहा जाता है। ये प्रोसेस होता है कि जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स यानी वित्तीय पहलुओं की रिकॉर्ड रखता है। अकाउंटिंग का प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में हो रहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में लिखित स्वरूप में जानकारी रखता है। ये पैसे के लेन देन को रिकॉर्ड करता है, वर्गीकृत यानी क्लासिफाइड करता है और उनके सारांश तैयार करके उनको इस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे उनका विश्लेषण या निवर्चन हो सके। आगे जाकर हम इसे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ अकाउंटिंग में आने वाले टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि बिजनेस यानी कि व्यवसाय क्या है। बिजनेस वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर उत्पादन और उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक आर्थिक प्रक्रिया है। दूसरे शब्दों में, बिजनेस का उद्देश्य वस्तु उत्पादन और सेवाओं से मानवीय रक्षाओं की पूर्ति कर लाभ कमाया जाता है। उसके बाद ट्रेड यानी कि व्यापार। ट्रेड का अर्थ है क्रय और विक्रय यानी कि सेल्स और परचेस। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सामानों का स्वामित्व यानी कि ओनरशिप अंतरण ही व्यापार कहलाता है। स्वामित्व का अंतरण सामान, सेवा या मुद्रा के बदले किया जाता है और जिस नेटवर्क यानी कि संरचना में व्यापार किया जाता है उसे बाजार कहते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन। व्यवसाय में माल, मुद्रा या सेवा के परस्पर व्यवहार या आदान प्रदान को लेन देन कहते हैं और ये सभी मुद्रा द्वारा मापे जाते हैं। ये मुद्रा से संबंधित है, इसलिए इसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। इसमें मुद्रा का भुगतान तुरंत या भविष्य में हो सकता है। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नकद लेन देन यानी कि कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जब भुगतान भविष्य में किया जाता है तब उसे उधार लेन देन यानी कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुड्स यानी कि माल किसे कहा जाता है। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय, विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री या तैयार वस्तुएं भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदी किया गया कपड़ा, शक्कर मिल द्वारा खरीदी किया गया गन्ना व निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी की गई हुई लकड़ी या तैयार फर्नीचर। परचेस यानी कि क्रय, पुनः विक्रय के उद्देश्य से यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदी किया गया माल क्रय या खरीदी कहा जाता है। व्यापार के माल को नकद या उधार खरीदी किया जा सकता है जिसे कैश परचेस और क्रेडिट परचेस भी कहा जाता है। इसके आगे सेल्स यानी कि विक्रय। किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है तो यह सेल्स कहलाता है। व्यापार में माल को नकद या उधार बेचा जा सकता है जिसे कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स कहा जाता है। नकद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय यानी टोटल सेल्स को टर्नओवर कहा जाता है। डेटर्स यानी कि देनदार उसे कहते हैं जो व्यक्ति या संस्थान किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती हैं या रुपया उधार लेती है तो वो ऋणी या देनदार यानी डेटर्स कहलाती है। देनदार को भविष्य में एक निश्चित दिन यानी एक निश्चित अवधि के बाद पैसा चुकाना होता है। यानी कि जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वह हमारा डेटर्स कहलाता है। क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या सेवाएं बेचती है या रुपया उधार देती है तो वो ऋणदाता या लेनदार या क्रेडिटर्स कहलाती हैं।
यानी कि जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर्स कहलाता है। आगे है कैपिटल यानी कि पूंजी। व्यापार का स्वामी यानी कि ओनर जो रुपया, माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पूंजी कहते हैं। व्यापार में लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है और हानि होने पर पूंजी घटती है। इसके बाद ड्राइंग्स यानी कि आहरण। व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपया या माल निकालता है वह उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है। आगे है रेवेन्यू यानी कि राजस्व। रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है। साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकल्पों से प्राप्त होने वाली राशि जैसे किराया, ब्याज, कमीशन, डिस्काउंट इत्यादि भी रेवेन्यू कहलाती है। इनकम यानी कि आय। एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वह धन है जो वह कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें लाभ यानी कि प्रॉफिट भी शामिल रहता है। इनकम दो प्रकार की होती है। एक प्रत्यक्ष आय यानी कि डायरेक्ट इनकम। इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है वो डायरेक्ट इनकम कहलाती है। उसके बाद अप्रत्यक्ष आय यानी इनडायरेक्ट इनकम। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो भी इनकम होती है वह अप्रत्यक्ष आय यानी कि इनडायरेक्ट इनकम में आती है। उदाहरण के लिए सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। आगे है एक्सपेंसेस यानी कि व्यय। एक व्यक्ति या संगठन का व्यय यानी एक्सपेंसेस वो धन है जो हम अपने काम के दौरान कुछ करते हुए खर्च करते हैं। एक्सपेंसेस भी दो प्रकार की होती हैं। प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं वो आते हैं। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं तो उस पर जो धन खर्च होता है वह प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाती है। उदाहरण के लिए रेंट, रॉ मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ लैंड, मशीन एक्सेट्रा। उसके बाद अप्रत्यक्ष व्यय यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनका संबंध वस्तु के क्रय या उनके निर्माण से ना होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय व्यय से संबंधित होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं मुख्य व्यवसाय में संबंधित जो भी सीधे खर्च होते हैं उनको छोड़कर बाकी के सभी खर्च इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी, वेजेस इत्यादि। आगे है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। व्यापार में जब हम किसी से कर्ज यानी कि लोन लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में लोन देने वालों को एक निश्चित दर से प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन के रूप में कुछ राशि देनी होती है। उसे हम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कहते हैं। कई बार हम किसी सप्लायर से ज़्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं तो उस लंबी अवधि के लिए भी हमको ब्याज देना पड़ता है। इसके विपरीत यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा तो उस पर हम ब्याज ले सकते हैं। उसके बाद है कमीशन। जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी का काम करने जैसे कुछ खरीदने या बेचने में सहायता देने या अन्य कोई काम करने के प्रतिफल स्वरूप कुछ पारिश्रमिक मिलता है तो उसे हम कमीशन कहते हैं। उसके बाद है लाइबिलिटीज़ यानी कि दायित्व। लाइबिलिटीज़ वो है जो सभी ऋण यानी कि लोन जो व्यापार को अन्य व्यक्तियों अथवा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाना होते हैं उसे दायित्व यानी लाइबिलिटीज़ कहते हैं। लाइबिलिटीज़ भी दो प्रकार की होती है। एक स्थायी दायित्व और चालू दायित्व। स्थायी दायित्व यानी कि फिक्स्ड लाइबिलिटीज़। फिक्स्ड लाइबिलिटीज से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान दीर्घकाल के पाश्चात्य या व्यापारी की समाप्ति पर करना होता है। जैसे दीर्घकालीन लोन यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, पूंजी यानी कि कैपिटल,
बिल्डिंग या लैंड को गिरवी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉन्ग टर्म लोन इत्यादि। उसके बाद चालू दायित्व यानी कि करंट लाइबिलिटीज से आशय ऐसी देनदारियों से है जिनका भुगतान निकट भविष्य में करना होता है, यानी कि ये 1 साल से कम समय में चुकाना होती है, यानी ये अस्थायी होती है और व्यापार संचालन में घटती बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए अल्पकालीन ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन, लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानी कि कैश क्रेडिट लिमिट इत्यादि। इसके बाद असेट्स यानी कि संपत्ति, व्यापार या व्यवसाय की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यवसाय के संचालन में सहायक होती हैं और जिन पर व्यवसायी का स्वामित्व होता है, वो संपत्ति कहलाती है। संपत्ति 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थायी संपत्तियाँ और चालू संपत्तियाँ। स्थायी संपत्तियाँ यानी कि फिक्स्ड असेट्स, इनसे आशय उन संपत्तियों से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रखी जाने वाली होती है, यानी जिनका लाभ व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुनः बिक्री के लिए नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए ज़मीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन इत्यादि। चालू संपत्तियाँ यानी कि करंट असेट्स, इनसे आशय उन संपत्तियों से है जो आमतौर पर 1 वर्ष से कम समय में उपयोग की जाती हैं, यानी जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जिसे नकदी या जिन्हें आसानी से नकदी में बदला जा सकता है, जैसे देनदार यानी कि डेटर्स, बैंक बैलेंस, स्टॉक इत्यादि। तो ये थे अकाउंटिंग के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स जो हमें अकाउंटिंग करते समय काम आएंगे, और इसके अलावा जो भी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम आगे जाके प्रैक्टिकल के दौरान जान लेंगे। हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंट क्या है, अकाउंट के टाइप्स कितने हैं और सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।